इथेरियम मर्ज होने के बाद परेशानी बढ़ गई है। उसकी वजह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और बिटकॉइन की सप्लाई इनफ्लो एक्सचेंज डाटा जो है वो 2,36,000 बिटकॉइन एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हैं सेल होने के लिए। उसे क्या फर्क पड़ेगा इस वीडियो में देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं क्रिप्टो स्टूडियो। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा बिटकॉइन के बारे में फंडामेंटली और मार्केट के हिसाब से। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बिटकॉइन नीचे जाएगा और एग्जैक्टली वैसे ही बिटकॉइन नीचे जा रहा है। और अगर आपने मेरी पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देख लें ताकि आपको समझ आए कि मैं क्यों कह रहा था कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो में होगी वो होगी इथेरियम की। जिस चीज़ का शोर था मार्केट के अंदर, इथेरियम मर्ज आ रहा है, इथेरियम मर्ज आ रहा है, तो इथेरियम मर्ज आया है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इथेरियम $20,000 पे जाएगा या इथेरियम को लोग अगेन बाय करने के लिए डरेंगे? ये सब बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी मेरी बात समझ आ सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ऐसी लेके आता रहूं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। BTC का मैं चार्ट खोल लेता हूं जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। बिटकॉइन के चार्ट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने अपने बाइंग जोन लगाए थे वो 19,000 और 18,700, जिससे एक बार बाउंस बैक हो चुका है बिटकॉइन, जैसे कि आपको इस कैंडल विक में नज़र आ रहा है। तो ये जो कैंडल है ये वीकली कैंडल है और अगर ये कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोज होती है तो फिर हम एक दोबारा रीटेस्ट देख सकते हैं 17,000 का। पॉसिबल ये है कि 17,000 से हम विक बनाकर वापस आएँ और अगर ऐसा ना हो सका तो 17,000 से भी नीचे टेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन को। और मेरी जो लास्ट बिटकॉइन की सपोर्ट है जहां पर मैंने बाइंग लगा के रखी हुई है वो है 12,484। और अगर मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाऊं तो आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी ग्राफ से। जब भी आप अपना ग्राफ बनाएं तो उसके अंदर पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएं। और अगर आपको नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं नज़र आते तो आप पिछले साल, पिछले महीने, पिछले हफ्ते में जाके देखें कि नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या थे। सो ये यहाँ से बाउंस बैक हुआ, CPI डाटा आया। CPI डाटा में इन्फ्लेशन रेट जो अमेरिका के अंदर था वो उन्होंने एनर्जी पे और फूड के ऊपर, जैसे कि डिस्कस हो रहा था कि बिटकॉइन एक्सचेंज इनफ्लो सी बिगेस्ट 1 डे स्पाइक सिंस मार्च 2020। हुआ ये है कि मार्च 2020 के बाद इन दिनों के अंदर बिगेस्ट वॉल्यूम आया है एक्सचेंजेस पे और एक ही प्लेटफॉर्म पे आया। ये नहीं है कि डिफरेंट एक्सचेंजेस पे आया, एक ही प्लेटफॉर्म पे आया है। 2,36,000 BTC फॉर सेल होने आए हैं एक्सचेंज के ऊपर। और ये डाटा 2020 मार्च से आज का डाटा इतना ज़्यादा फ्लो आया है मार्केट के अंदर कि सब लोग बिटकॉइन की जो प्राइस है और वॉलेटिलिटी है उसको ये सोच रहे हैं कि अब अच्छी खासी डिप जाएगी अगर 2,36,000 बिटकॉइन मार्केट के अंदर सेल होते हैं। ऑन September 14 over 236,000 BTC made its way to the one major exchange tracked by Glassnode। तो जो डाटा आ रहा है मार्केट के अंदर वो स्पाइक है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि ये है मार्च 2020। उस वक्त एक ही फ्लो में 3 लाख बिटकॉइन सेल होने आए थे और मार्केट नेक्स्ट डे, ये ब्लैक जो है लाइन ये मार्केट की है, प्राइस देखें कितनी नीचे गई है। सो इसी तरह अब जो 14 सितंबर को बिटकॉइन आए हैं वो आए हैं 220 के, 236 बिटकॉइन आए हैं सेल होने और प्राइस यहाँ पर है। और अगर हम डंप देखें तो प्राइस यहाँ पर जा सकती है जो कि अराउंड 12,000, 14,000, 15,000, 16,000 बनता है। सो फंडामेंटली न्यूज़ और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से सब इसको बिटकॉइन को नीचे जाता देख रहे हैं और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह है कि अगर आप चार्ट पे आओ तो आपको पता चले 1 वीक के चार्ट पे, क्योंकि आज फ्राइडे है और 2 दिन बाद वीकली कैंडल क्लोज है। सो आप ये देख सकते हैं कि जितना वॉल्यूम नेक्स्ट कैंडल में, इससे प्रीवियस कैंडल में आया था ग्रीन में, उससे ज़्यादा वॉल्यूम जो है
सेल वॉल्यूम आ गया है उससे नेक्स्ट कैंडल में, तो जितनी बुलिशनेस थी वो सारी एक ही कैंडल ने ख़त्म कर दी है। पॉसिबल ये है कि अगर बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो मार्केट की फंडामेंटल न्यूज़ और मार्केट के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं, अभी पूरी दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं और इंटरेस्ट रेट हैं उनको इंक्रीज़ किया जा रहा है, और जिस तरह की यूरोप के अंदर न्यूज़ आ रही है कि एनर्जी क्राइसिस एट द पीक हैं, तो इन सिचुएशंस के अंदर क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती। तो हम इसको मार्केट को नीचे जाता देखेंगे और ये ज़रूर जाएगी। उसकी वजह है कि मार्केट की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। हर मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और क्राइसिस बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है एनर्जी क्राइसिस बहुत सारे मुल्कों के अंदर आ गए हैं जो कि पहले नहीं थे। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इथीरियम की, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, इथीरियम मर जाएगा तो इथीरियम की प्राइस $20,000 हो जाएगी, इथीरियम मर जाएगा तो हमें एक्स्ट्रा इथीरियम मिलेंगे। वो सबको मिल रहे हैं जिनके पास इथीरियम पहले से होल्ड थे, मगर वो जो नया इथीरियम मिल रहा है उसका नाम उन्होंने रखा है इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब वो POW फिर से वही है। अब उसकी माइनिंग कब से स्टार्ट होगी वो उस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो मार्केट की कंडीशन है और मार्केट की न्यूज़ हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि इथीरियम को लेके लोग क्या बुलिश हैं। मैं बुलिश नहीं था शुरू दिन से, उसकी वजह ये है कि मुझे ये न्यूज़ पहले से पता थी। ये न्यूज़ ये है जो मैं आपको सुना देता हूँ, आप समझ भी लीजिएगा। 40% इथीरियम POS मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक, जो इथीरियम मर्ज हो गया प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक, मतलब जो पुराना इथीरियम था वो 40% उसकी सप्लाई जो है वो सिर्फ 2 एड्रेसेस पे है। मतलब जिन लोगों ने उसको स्टेक किया हुआ है वो 2 कंपनीज ऐसी हैं, जो कि कॉइनबेस है और दूसरी है लिडो। इन दोनों के पास 40% ऑफ द सप्लाई है और वो सप्लाई ये होल्ड कर रहे हैं मोर देन 46। ये देखें, एनालिसिस फ्रॉम सेंटिमेंट्स इंडिकेट्स दैट 46.15 ऑफ इथीरियम POS नोड्स आर कंट्रोल्ड बाय ओनली 2 एड्रेसेस। सो मर्ज के बाद लोग बुलिश थे कि मर्ज आया है, इथीरियम की प्राइस ऊपर जाएगी, मगर मर्ज के बाद सबके अंदर डर ये आ गया है कि इथीरियम एक डिसेंट्रलाइज था जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता था, मगर अब ये सेंट्रलाइज की तरफ जा रहा है और तकरीबन 80% इथीरियम सेंट्रलाइज हो चुका है, जो कि अभी अनाउंस नहीं हुआ, हो जाएगा। उसकी वजह ये है, ये आप और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ लें आपको क्लियर हो जाएगा। अहेड ऑफ मर्ज द ब्लॉकचेन एनालिसिस परफॉर्म नेसन रिलीज्ड अ रिपोर्ट showing 5 entities holding 64% of the stake Ether, with Coinbase, Kraken and Binance accounting for nearly 30% of stake Ethereum. Report also shows that the majority of 4,653 active Ethereum nodes are in hands of centralized web services provider like Amazon Web Services. तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि इथीरियम जो है वो अब मैक्सिमम जितना भी इथीरियम मार्केट के अंदर है, जिन लोगों ने स्टेक किया है इसको, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज वेब सीरीज हैं और सेंट्रलाइज सर्विसेज हैं जो इथीरियम को स्टेक कर रही हैं। सो ये जो पहले था इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे जब था तब ये डिसेंट्रलाइज था, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता था। अब जब 2 लोगों के पास 46% से ज्यादा होल्डिंग हो इथीरियम की, तो वो किस तरह डिसेंट्रलाइज रह सकता है, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात जो अब आगे आने वाली बात मैं आपको बता देता हूँ, लोगों के अंदर एक और डर आ गया है जो कि अभी अनाउंस नहीं हुआ मार्केट के अंदर। कुछ लोगों को इस चीज का अंदाजा पहले से ही है कि ये इथीरियम मर्ज के बाद जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे ये गया है उसका नुकसान क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि अमेरिका की ये जो 2 कंपनीज हैं, दोनों अमेरिका की हैं, और जब एक ही कॉइन की 46% सप्लाई जो है वो 2 होल्डर्स के पास है, जो कि कहा ये जा रहा है कि 64% है, सो मोर देन 50% आपकी सप्लाई जो है वो 2 या 3 एड्रेसेस के पास है। सो वो किस तरह डिसेंट्रलाइज हो सकता है, और अगर वो इस तरह रहा तो अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर कोई ना कोई सैंक्शंस आ सकती हैं, जिस तरह रिपल XRP पे आई, इस पे भी आ सकती हैं कि लोगों का इतना पैसा सिर्फ 3 लोग होल्ड कर रहे हैं और वो जब चाहें मार्केट को गिरा सकते हैं, मार्केट में डंप लेके आ सकते हैं, प्राइस को नीचे लेके जा सकते हैं और जब चाहें वो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। सो इथीरियम मर्ज से
जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी लोगों को, फ्यूचर नजर आ रहा था कि अब नए इथीरियम नहीं आएंगे, कहाँ इथीरियम 9 लाख इथीरियम थे एक साल के अंदर जो मिंट होते थे माइनिंग से, अब वो 2 लाख पे आ गया प्रूफ ऑफ स्टेक से, तो माइनिंग भी कम हो गई है और नए इथीरियम भी कम आएंगे। वो तो बातें सब ठीक है, मगर जो अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि आपके इथीरियम सिर्फ 2 बिगेस्ट वॉलेट्स जो हैं जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, आप उनके पास अपनी होल्डिंग्स दे रहे हैं और वो जब चाहें इनको सेल करके प्राइस को डंप कर सकते हैं। अगर ऐसा ना भी करें तो अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई सैंक्शन आ सकती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े ब्लॉकचेन का इतना बड़ा आल्ट कॉइन है इथीरियम और उसकी टोटल सप्लाई में 64% जो है सप्लाई वो 3 या 4 एड्रेसेस पे है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। आगे जाके लोगों को समझ आएगी, अभी शायद लोग इसके बारे में ना बात कर रहे हैं ना इसको समझ रहे हैं। इथीरियम की इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आएगी सेकेंड हाफ ऑफ 2023। सो तब तक के लिए इथीरियम क्या करता है और इथीरियम डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज होता है या नहीं होता, ये आप लोग बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और मेरा ख्याल है मैंने आपको जो चीज़ समझाई है वो आपको समझ आ गई है कि अगर कॉइन की सप्लाई 50% ऑफ द सप्लाई या 100% ऑफ द सप्लाई या 60% ऑफ द सप्लाई सिर्फ एक ही होल्डर के पास हो, 2 होल्डर्स के पास हो, 3 होल्डर के पास हो, तो वो जब मर्जी सेल करके उस कॉइन की, उस स्टॉक की प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे या नीचे। और जो हमने इथीरियम का चार्ट ड्रॉ किया था, बहुत अच्छा चार्ट ड्रॉ किया था और आप देख लें और आपको समझ आएगी कि हम बिल्कुल वैसे ही गए हैं। ये मेरा रेजिस्टेंस था जो मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट किया था। अभी तक इथीरियम यहाँ पर आया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बाइंग है 14,000 से छोटी बाइंग स्टार्ट होती है और 1380 तक जाती है और उसके बाद दूसरी बाइंग मेरी स्टार्ट होती है 1350 1320 से। सो अगर ये इसको होल्ड नहीं करता, अभी ये डे चार्ट है, अगर मैं इसको वीकली देख करता हूँ तो आपके सामने एक बड़ी रेड कैंडल आएगी जो कि पूरी मार्केट के लिए अलार्मिंग है। ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए में नहीं ऐसी कैंडल चल रही है, स्टॉक में भी ऐसी ही कैंडल चल रही हैं। अब ये देखें, ये 2 कैंडल्स के अंदर बायबैक हुआ, लोगों ने इसको बाय किया, प्राइस ऊपर गई इथीरियम मर्ज की वजह से कि पता नहीं इथीरियम की प्राइस कितनी ऊपर जाएगी, मगर एक ही रेड कैंडल के अंदर उसने उसको ख़त्म कर दिया। अभी वीकली कैंडल क्लोज होने के अंदर 2 दिन बाकी हैं, दो दिन बाकी हैं, तो रेड कैंडल जो है वो इस सपोर्ट के ऊपर टेस्ट कर सकती है $12,250 पे। जिस तरह के मैंने पहले आपको बताया कि BTC अगर टेस्ट करता है 17,000 को, तो इथीरियम मोस्ट प्रॉब्ली $1250 तक आ सकता है। सो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी कि मार्केट की कंडीशन क्या है, फंडामेंटली सब चीज़ें कैसी चल रही हैं। और अगर मैं बात करूँ फंडिंग रेट्स की, ये भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। अभी तक फंडिंग रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर एक्सचेंजेस के ऊपर पॉजिटिव चल रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि जब तक लोग बुलिश रहेंगे, लोग ये सोचेंगे कि प्राइस पंप होगी, तब तक बिटकॉइन की प्राइस नहीं ऊपर जाएगी। बिटकॉइन की हिस्ट्री देख लें आप कि जब आपको ये लगे कि BTC अब डेड है, ये ऊपर नहीं जा सकता, तब सडनली प्राइस पंप होती है। आप लोगों के मेरे पैसे वो बाहर निकाल देते हैं, हम फेयर में आके अपने पैसे बाहर निकाल लेते हैं और वो सडनली इसको पंप करते हैं ताकि हम, जो छोटा इन्वेस्टर है मेरे जैसा, आपके जैसा, वो किसी भी कॉइन का बॉटम ना पकड़ सके और हम अर्निंग ज़्यादा करें। जब प्राइस ऊपर चले जाती है तो हम लोग फौरी बाय करते हैं और तब बाय करते हैं जब वो नीचे से बॉटम लेके ऊपर प्राइस जाके वो सेल कर रहे होते हैं और हम तब बाइंग कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद भी आती हैं और आपको समझ भी आती है। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों के लिए इससे अच्छी वीडियोस और लेके आता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।